नमस्कार दोस्तों आज हम इज्जत और बेइज्जती के कॉन्सेप्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जब हम इज्जत के लालच में कोई काम करते हैं या बेइज्जती के डर से हम कोई काम करने से पीछे हट जाते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं। और हम इस सवाल का जवाब भी खोजेंगे कि अपनी लाइफ के फैसले करते समय हमें इज्जत और बेइज्जती को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इज्जत और बेइज्जती को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें जो एग्जिस्टिंग मान्यताएं हैं, जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं इज्जत और बेइज्जती के बारे में, उनको तो किनारे करना पड़ेगा। यानी बेसिकली कि इज्जत बहुत बहुमूल्य चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, या जान जाए पर इज्जत ना जाए, इस आइडिया को साइड में करना पड़ेगा। और बेइज्जती बहुत बुरी चीज़ है, मर जाएं लेकिन बेइज्जती ना हो, इस आइडिया को भी हमें साइड में करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें यह समझनी पड़ेगी कि इज्जत और बेइज्जती मैन मेड कॉन्सेप्ट्स हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। भाई जानवरों की इज्जत और बेइज्जती तो होती नहीं, इंसानी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंसानी आइडियाज़ हैं। और किसी भी इंसानी आइडिया को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझने के लिए हमें उस समय जाना चाहिए जिस समय में वो आइडिया शायद पहली बार पैदा हुआ हो। तो हम चलते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत पीछे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इज्जत और बेइज्जती के कॉन्सेप्ट क्यों आए होंगे और इनका क्या रोल रहता है। मान लीजिए कि आप आज से 2 लाख साल पहले एक आदिमानव हैं जो अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं, अपना दिन में घूमते घामते हैं, फल वल ढूंढते हैं, मिल जाते हैं तो खा लेते हैं, कोई छोटा मोटा जानवर मिल जाता है उसका शिकार कर लेते हैं और अपना रात में कहीं पेड़ के नीचे या नदी के किनारे या गुफा में सो जाते हैं। अब बहुत जल्दी आपको ये समझ में आने लगेगा कि यार मैं अकेला, अगर मेरे सामने से एक बड़ा सा कुत्ता आ जाए तो उससे शायद ही मैं जीवित लड़ पाऊँ, और अगर भेड़ियों का झुंड आ गया तब तो मैं बच ही नहीं सकता। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मैं दिन भर घूमता रहता हूँ, मुझे फल का कोई पेड़ नहीं मिलता। या फिर रात में सोते समय मुझे सांप या बिच्छू काट सकता है या शेर मार के खा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि अगर 4-5 लोग साथ में होते तो जिंदा रहना ज़्यादा आसान हो जाता। तो ट्राइब में या ग्रुप में रहने के सर्वाइवल एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ इंसान को आसानी से समझ में आने लगी। अब जब आप ट्राइब में रहने लगे, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, तो आपको ये चीज़ बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी कि अगर ट्राइब का साइज बड़ा हो तो आपको फ़ायदा है। भाई आपकी 4-5 लोगों की ट्राइब कहीं जा रही थी, आपके पास में खाना था, मेरी ट्राइब में 10-15 लोग थे, हमारे पास खाना नहीं था, हमने मार के आपसे खाना छीन लिया। तो आपको ये समझ में आने लगता है कि ट्राइब को बड़ा होना ट्राइब के लिए सर्वाइवल एडवांटेज है। अच्छा, फिर आप 100 या 50 की बड़ी ट्राइब में रहने लग जाते हैं। जब ट्राइब का साइज 100 या 50 हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको उसमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ने लग जाएगी कि भाई एक आदमी मुखिया होना चाहिए जिसकी सब लोग बात माने, थोड़ा डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए कि ये हट्टे कट्टे लोग शिकार करने जाएंगे, कोई दूसरी ट्राइब अटैक करेगी तो ये लोग हमारी रक्षा करेंगे, ये लोग खाना पकाएंगे, ये लोग बूढ़े बीमार या घायल लोगों की देखभाल करेंगे। तमाम तरह का डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए। जब आपको ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीधे डूज एंड डोंट्स आ जाते हैं। भाई ऑब्वियसली आपकी ट्राइब में अगर ऐसा होता है कि मैंने एक जानवर को मार के उसकी खाल का कोट बनाया, रात में मेरा पड़ोसी चुरा ले गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऑब्वियसली अपने पड़ोसी से लड़ूंगा। और इस तरह की घटनाएं अगर आम होती रहेंगी ट्राइब में तो ट्राइब टूट जाएगी। तो आपको डूज एंड डोंट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे काम जो किसी को नहीं करने हैं और ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि लोग करें। अब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोज थे या हार्ड नो वाले काम थे, वहाँ पर तो आपने सज़ा का प्रावधान कर दिया कि भाई अगर कोई किसी का कोट चुराएगा तो उसको डंडे पड़ेंगे, या कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको मार दिया जाएगा या उसको ट्राइब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी होंगे जहां पर हमेशा सज़ा देना तो संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि लोग वो काम ना करें। अब वहां पर बेइज्जती का कॉन्सेप्ट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा कि भाई कोई अगर ऐसा काम है जो ट्राइब चाहती है कि आप ना करें और ट्राइब ने कह दिया कि भाई ये काम नहीं करना है, जो आदमी काम कर देता है वो अड़ोस पड़ोस के सारे लोग कहेंगे देखो तुमने वो काम कर दिया।
बेइज्जती हो जाएगी उसकी। तो जो काम ट्राइब का सरदार आपसे डंडा मार के नहीं करवा सकता था, उस कामों के लिए बेइज्जती का आइडिया आ गया। अच्छा, इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे काम भी आए जो इंडिविजुअल के लिए तो नुकसानदायक थे, लेकिन ग्रुप के लिए या ट्राइब के लिए ज़रूरी थे। भाई अगर मैं 100 लोगों की एक ट्राइब में एक नौजवान हट्टा कट्टा आदमी हूँ, तो मुझे तो ये समझ में आ जाएगा कि यार जिस समय लड़ाई होती है उस समय अगर मैं सबसे आगे कूद जाता हूँ तो या तो मैं मारा जाऊंगा, या मेरा सर फटेगा, या मेरी टांग कटेगी, या मेरा हाथ टूट जाएगा। ना मैं खा पाऊंगा, ना मैं कहीं जा पाऊंगा, सेक्स भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि मैं आगे जाकर के लड़ूं? क्योंकि आपके लिए तो ज़रूरी है कि जवान हट्टे कट्टे लोग आगे जाकर के लड़ें। ये चीज़ ट्राइब की सुरक्षा के लिए तो बड़ी ज़रूरी है। तो वहाँ पर इज्जत का कॉन्सेप्ट बड़ा काम आ जाता है। भाई आप मर गए तो आप अमर शहीद कहलाएंगे, आप वीर योद्धा बनेंगे, और वीर योद्धा की तो सब लोग इज्जत करेंगे। यानी इज्जत का कॉन्सेप्ट एक ट्राइबल सोसाइटी में आपको बहुत सारे ऐसे काम करवा देगा जिनको करने से आपको तो नुकसान है, लेकिन सोसाइटी का या ट्राइब का फ़ायदा है। भाई जो काम सोसाइटी के या ट्राइब के फ़ायदे के लिए हैं उनको करने से आपको इज्जत मिलेगी। जो काम सोसाइटी नहीं चाहती या ट्राइब नहीं चाहती कि आप करें, उनको करने से आपको बेइज्जती मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से इंसानी दुनिया पूरी तरह ही बदल गई। जो अब तक इधर उधर घूमते रहते थे, अब आपको एक जगह टिक के रहना पड़ेगा। अच्छा, जहां आप दिन भर सोते थे, जब भूख लगती थी तो फल ढूंढ लेते थे या शिकार कर लेते थे, अब आपको दिन भर खेत में काम करना पड़ेगा। ये समस्या आ गई कि आप जो हैं जिस ज़मीन के टुकड़े पे 3 महीने मेहनत करें, उसकी फसल मैं ही काटूं, मेरा पड़ोसी ना काट ले। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सिस्टम चाहिए। एक और समस्या आई कि जिस समय इंसान हंटर गैदरर था, उस समय आप एक मरे जानवर को या एक फल को तो ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, लेकिन जब खेती करने लग गया तो मैं अनाज को तो 6 महीने के लिए स्टोर कर सकता हूँ। अब जो स्टोर्ड अनाज है वो मेरा पड़ोसी न चुरा ले जाए, इसके लिए कुछ सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया, इंसानी ऑर्गेनाइजेशन की, रेगुलेशन की, डूज एंड डोंट्स की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ने लगी। अच्छा, एग्रीकल्चर से एक्यूमुलेशन भी होने लगा। भाई जब तक आप हंटर गैदरर थे तो जंगल, फलों के बगीचे, वो तो सब पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वो तो किसी एक आदमी उसको ओन करता नहीं था। आप कितना ही फल तोड़ लें, एक लिमिट से ज़्यादा आप तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पेड़ पे लगे रहेंगे तो सड़ेंगे नहीं, आपके घर में तो सड़ जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर के बाद आप प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट भी करने लग गए। भाई अगर मेरे पास ज़मीन ज़्यादा है तो अगले साल मेरे पास और ज़्यादा अनाज होगा, तो मेरे पास और ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाएगा, वेल्थ इकट्ठा होना शुरू हो गई। अच्छा, एग्रीकल्चर के बाद जब वेल्थ एक्यूमुलेशन होने लगा तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जिसके पास बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा वेल्थ हो जाएगी। राजा वहाँ से बनने की शुरुआत हो गई। अच्छा, जब राजा बन गए, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जब लोग वेल्थ या सामान इकट्ठा करने लग गए, एक्यूमुलेट करने लग गए, तो ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। इन जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉम्प्लेक्स होती चली गई, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई। ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत कॉम्प्लेक्स हुई, डूज एंड डोंट्स की भी संख्या बढ़ने लग गई। वही सिस्टम है कि जो बड़े स्ट्रांग नो हैं कि आप किसी का सामान नहीं चुरा सकते, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, उसके लिए तो हमने कानून बना दिया, लॉ बना दिया राजा ने कि भाई कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, कोई सामान चुराएगा तो ये सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम थे जिनमें राजा हमेशा प्रेजेंट नहीं हो सकता था, या राजा के लिए उन चीज़ों का फैसला करना हमेशा संभव नहीं था। तो वहाँ पर इज्जत और बेइज्जती का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आया कि भाई राजा तो ये चीज़ नहीं देख पाएगा कि आप जो डूज एंड डोंट्स हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग तो देख ही सकते हैं। और अगर आप डूज एंड डोंट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि भाई मत करना, या कोई ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि करना, तो आपके आसपास के लोगों को तो पता ही है, वो उनकी नज़रों में आपकी इज्जत हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो जिन कामों को राजा डंडा मार के खुद फिजिकली नहीं करवा सकता था, उन कामों के लिए आपके आसपास के लोगों के हाथ में इज्जत और बेइज्जती का हथियार आ गया। अच्छा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब अचानक से जो चीज़ें हाथ से बनती थी वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनने लगी, एकदम से बहुत ज़्यादा बनने लग गई। अब समस्या ये आई कि इतना सामान जो इन फैक्ट्रियों में बन रहा है, ये खरीदेगा कौन? कैसे लोगों से खरीदवाया जाए? भाई खरीदवाया तो डंडा मार के जा नहीं सकता था।
या फिर उन फैक्ट्रियों में काम करने वालों की ज़रूरत पड़ी, अब उनको डंडा मार के काम भी नहीं करवाया जा सकता था। वहाँ पर भी इज्जत बेइज्जती का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम में आया कि भाई अगर आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो आपकी इज्जत ज़्यादा है, आप सामान कम खरीदते हैं तो आपकी इज्जत कम है। कैपिटलिज्म या कंज्यूमरिज्म का सारा आइडिया इसी इज्जत बेइज्जती के ऊपर बेस्ड है कि भाई आपके पास में अगर बड़ी कार है तो आपकी इज्जत ज़्यादा है, आप छोटी कार से चलते हैं इज्जत कम है, महंगा फ़ोन है तो आपकी इज्जत ज़्यादा है, सस्ता फ़ोन है तो आपकी इज्जत कम है। ऑब्वियसली कंपनी आपको डंडा मार के तो महंगा फ़ोन और महंगी गाड़ी खरीदवा नहीं सकती, लेकिन हाँ, इज्जत बेइज्जती के कॉन्सेप्ट के बाद आप खुशी खुशी महंगा फ़ोन खरीदेंगे या महंगी गाड़ी खरीदेंगे, भले ही आपको उसकी ज़रूरत ना हो। अच्छा, कैपिटलिज्म के आसपास ही दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई। अब डेमोक्रेसी के बाद मुझे राजा बनने के लिए अपने 10,000 लोगों को, एग्जिस्टिंग राजा के 10,000 लोगों से लड़वाने की ज़रूरत तो थी नहीं। मुझे तो ये चाहिए था कि करोड़ों करोड़ों लोग अपनी मर्जी से मेरे नाम पे वोट डालें। अब वहां, अच्छा, वो काम भी मैं डंडे मार के करवा नहीं सकता था। वहां पर भी मेरी हेल्प इज्जत और बेइज्जती के इस कॉन्सेप्ट ने खूब की। और इज्जत का मतलब अब केवल आपकी इज्जत नहीं रह गया, बल्कि आपसे जुड़ी किसी भी चीज की इज्जत और बेइज्जती आपको असर कर जाएगी कि भाई आपके देश का अपमान कर दिया उसने, आपके प्रदेश का अपमान कर दिया, या आपके कल्चर का अपमान कर दिया, या आपके किसी हजारों साल पुराने पूर्वज का अपमान कर दिया, मेरे विरोधियों ने अपमान कर दिया, मैं आपके सम्मान की रक्षा करूंगा, इसलिए आप मुझे वोट दीजिए। यानी मोटे तौर पर आप देखें तो इज्जत और बेइज्जती का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपसे वो काम करवाने के तरीके हैं जो सोसाइटी या ट्राइब या सिस्टम या पावरफुल लोग या इनविजिबल हैंड, जो भी आप कहना चाहें, वो चाहते हैं आपसे करवाना, लेकिन आपसे डंडा मार के नहीं करवा सकते। जो काम मैं आपसे डंडा मार के नहीं करवा सकता, इज्जत और बेइज्जती के कॉन्सेप्ट में वो काम आप खुशी खुशी करेंगे। टीचर नहीं चाहता कि बच्चे क्लास में सवाल पूछें, तो सबसे आसान तरीका है कि जो बच्चा सवाल पूछता है उसकी बेइज्जती कर दीजिए। या धर्मगुरु चाहते हैं आपको कंट्रोल करना, नहीं चाहते कि आप अपने दिमाग से अपनी लाइफ के फैसले लें। जो व्यक्ति उनके डूज एंड डोंट्स का पालन नहीं करता उसकी बेइज्जती कर दें, और जो व्यक्ति पालन करता है उसकी इज्जत कर दें कि भाई वो फलां शर्मा जी तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, दिन में 4 बार व्रत करते हैं, 5 बार पूजा करते हैं, 6 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, और वो तो यार बड़ा अधर्मी आदमी है, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान को याद नहीं करता। यानी इज्जत और बेइज्जती बेसिकली आपके कंट्रोल लीवर्स हैं। जो काम आपसे डंडा मार के नहीं करवाया जा सकता, वो काम इज्जत और बेइज्जती के डर से आप खुशी खुशी कर देते हैं। अच्छा, अब मॉडर्न वर्ल्ड में कहानी में एक ट्विस्ट और आया कि अभी तक तो ये था कि भाई अगर आपको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते थे। इवन पिछली पीढ़ी तक भी हम अपने इंडिया में देखें तो लोग इतना पैसा ही नहीं कमाते थे। आपको अक्सर अपने घर वालों की, अपने अड़ोसी पड़ोसियों की, अपने समाज वालों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। लेकिन अब अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं, अपने खर्चे वगैरह उठा सकते हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं, आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरत नहीं ही है। तो वहाँ पर इज्जत और बेइज्जती से कंट्रोल हो जाना बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है, आपको कोई भी फायदा नहीं है उस चीज़ का। यानी 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि इज्जत और बेइज्जती आपको कंट्रोल करने के धागे हैं, वो कठपुतली वाले धागे हैं। जो काम आपसे डंडा मार के नहीं कराया जा सकता था, वो इज्जत बेइज्जती के डर से आपसे करवा लिया जाता है। और दूसरा ये कि बेइज्जती का जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि सारे लोग आपको बॉयकॉट कर दें, फिर भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई लोग पार्टियों में नहीं बुलाएंगे, लोग मिलेंगे तो हाय नहीं बोलेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, आप तो बड़े आराम से सर्वाइव करेंगे, मरेंगे तो है नहीं। तो ऐसे केस में इज्जत और बेइज्जती की वजह से कुछ करना या कुछ करने से अपने आप को रोक लेना बहुत ज़्यादा समझदारी का काम नहीं रह जाता, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी बेवकूफ़ी वाला काम हो जाता है। ये फैसला ऑब्वियसली आप ही को करना है कि इज्जत के लालच में या बेइज्जती के डर से कठपुतली चलाने वाले को आप अपनी ज़िंदगी का कितना कंट्रोल देना चाहते हैं, या फिर आप खुद अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप खुद अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इस इज्जत बेइज्जती के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। बहुत अच्छी स्टेट है ज़िंदगी जीने के लिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कॉमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए।
जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।